देखो बच्चों, अगर बात की जाए यहाँ पे कभी भी कोई भी टू लाइन के बीच में अगर आपको एंगल मेजर करना हो, चाहे फिर वो टू लाइन हो, ठीक है ना, चाहे फिर बात की जाए वो टू लाइन हो या फिर बात की जाए कोई टू प्लेन हो, टू लाइन और टू प्लेन के बीच में जो एंगल अपन मेजर करते हैं ना, उसको अपन किससे मेजर करते हैं? ऐसा तो लिखा अपन बोलते हैं तो थीटा, यहाँ पे जो एंगल होता है उसको अपन थीटा में मेजर कर रहे होते हैं, उसको मतलब थीटा अपन यहाँ पे सिंबल यूज करते हैं ना एंगल के लिए। तो ये जो थीटा होती है इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या यूज करेंगे? तो अपन क्या कहोगे आप लोग, डिग्री कहोगे क्या? डिग्री यूज नहीं करेंगे। हाँ, डिग्री भी करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, जो भी यहाँ पे एंगल होता है, एंगल की यूनिट यहाँ पे, और एंगल भी ध्यान रखना, टू टाइप के एंगल होते हैं। एक तो होगी कोई 2D बॉडी होगी। कैसी बॉडी होगी? 2D। अगर 2D मतलब अगर कि आप समझ सकते हो टू लाइन, अगर कोई टू लाइन हो, अगर टू लाइन के बीच में अगर आपको एंगल मेजर करना हो, या फिर कोई टू प्लेन हो। टू प्लेन का मतलब समझते हो ना, बिल्कुल प्लेन जो एक 2D शेप में होगी, जिसमें उसकी कोई थिकनेस नहीं होगी, उसी को अपन प्लेन कहेंगे। उसमें एक्स होगा और वाई होगा, बस ये दो उसकी डायमेंशन होगी, तीसरी डायमेंशन नहीं होगी, उसको अपन 2D कहते हैं। तो चाहे टू लाइन के बीच में बनने वाला एंगल हो या फिर टू प्लेन के बीच में बनने वाला एंगल हो, दोनों को अपन किस में मेजर करेंगे? मतलब कि उसको मतलब सिंबल कौन सा यूज किया जाएगा? थीटा यूज किया जाएगा। और इसको, इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट क्या होगी बच्चों? यहाँ पे कौन सी यूनिट होगी? रेडियन यूनिट होगी। यहाँ पे ध्यान रखना, इसकी जो यूनिट यूज की जाएगी रेडियन यूज की जाएगी। यहाँ पे डिग्री भी करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो ऐसा ही जो यूनिट होगी वो यहाँ पर रेडियन होगी, इस बात का ध्यान रखेगा। आप चाहो तो इसके बीच में आप रिलेशन भी आप लोग याद रख सकते हो, कि आपको मालूम होना चाहिए, याद रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन सोल्व करने में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। 360 डिग्री, देखो डिग्री भी यहाँ पे थीटा की मतलब एंगल की यूनिट है, और रेडियन भी है, लेकिन स्टैंडर्ड जो यूनिट मानी जाएगी यहाँ पे ऐसे, जैसे होता है ना किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे फुट हो गया, वहाँ पे तो यूनिट तो कई सारी वहाँ पे, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी मानते हैं? अपन मीटर मानते हैं। ऐसे यहाँ पे भी स्टैंडर्ड यूनिट मानी जाएगी, वो रेडियन मानी जाएगी एंगल की यहाँ पे। तो 360 डिग्री इज इक्वल होता है 2 पाई। तो बता सकते हैं 1 डिग्री एंगल कितना होगा? तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 360। ध्यान रखिएगा बच्चों, इस चीज को अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा आप लोग, कि जब कभी भी आपको कोई वैल्यू दे रखी हो, कभी भी आपको कोई भी वैल्यू गिवन हो, और अगर आपको 1 वैल्यू फाइंड करनी हो, कितनी वैल्यू फाइंड करनी हो? 1 वैल्यू। जब कभी भी आपको 1 वैल्यू फाइंड करनी होती है किसी भी की, तो आपको ध्यान रखना, हमेशा और हमेशा डिवाइड करना। आपको क्या करना है? डिवाइड करना। याद रखिएगा, डिवाइड भी किसका करोगे? जो भी लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होगी उसका आप राइट साइड वैल्यू में डिवाइड कर दोगे। ध्यान रखना है, अगर कोई वैल्यू आपको गिवन है, अगर उससे आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, तो आप हमेशा क्या करोगे? उसको डिवाइड में लेकर आ जाओगे। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आपको 1 की वैल्यू गिवन है, अगर आपको 1 की वैल्यू गिवन है और अगर आपको किसी की भी वैल्यू पूछ ली जाए, तो आपको वहां पर मल्टीप्लाई करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे आप चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो। 2 बाई 180 हो जाएगा ना, सॉरी 2 से कैंसिल करोगे 180 हो जाएगा, यानी पाई बाई 180, पाई बाई 180, हाँ सही, पाई बाई 180 ना, ये रेडियन में आया। ध्यान रखिएगा, ये रेडियन में। अगर कोई भी आपसे कहता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होता है, आप कह सकते हो पाई बाई 180 रेडियन, आप लोग कह सकते हो। ठीक है, तो आपको देखो इसकी 1 डिग्री की वैल्यू मालूम चल गई ना, और आप चाहो तो इसको सोल्व भी कर सकते हो। पाई की वैल्यू रख सकते हो 3.14 अपॉन 180। आप इसको डिवाइड करके सोल्व आउट कर सकते हो आप लोग चाहो तो इसको। ठीक है, चलेगा। तो ये रेडियन में वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब बात की जाती है कि देखो 1/8 तो आपको ये बांधनी है कि अगर आपको किसी की वैल्यू दे रखी हो, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दे रखी हो, अगर आपको 1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप डिवाइड करोगे। अगर आपको 1 की वैल्यू गिवन है और आपको किसी की भी वैल्यू पूछ ले आपसे, तो आपको वहां पे मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर आपको 1 डिग्री की वैल्यू मालूम है, अगर मैं कहूंगा कि चलो बताइए 27 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, तो आप लोग क्या करोगे? अगर आपको 1 की वैल्यू मालूम है तो आप क्या करो, उस जो 27 आपसे जो पूछा जा रहा है इसको आप मल्टीप्लाई करो 1 की वैल्यू से, यानी कि 3.14 अपॉन 180 को आप मल्टीप्लाई कर लोगे यहाँ पे 27 से, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये किस में आ जाएगा? रेडियन में आ जाएगा। यहाँ पे किस में आ जाएगा बच्चों? रेडियन में आ जाएगा। इसी के साथ में हमारी देखो यहीं पे आपको यहीं तक याद नहीं रखना, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो 1 डिग्री होता है, ये 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है बच्चों यहाँ पे 60, यहाँ पे 60 मिनट आर के इक्वल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 डिग्री इज इक्वल टू होगा 60 मिनट। ये जो ऊपर यहाँ पे 1 डैश लगा रखा है ना, इसको अपन मिनट यहाँ पे पढ़ेंगे अपन, है ना, मिनट आर के मिनट भी इसको पढ़ते हैं अपन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए यहाँ पे 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा? ये हो जाएगा यहाँ पे 60 सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे ये 60 सेकंड को अपन यहाँ पे 2 यहाँ पे अपन इसको इससे शो करेंगे अपन, है ना, ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आप इसको उल्टा करना चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो। देखो अगर आपको ये पता चल गया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन, ये रेडियन हो गया ना, यानी अपन ये कह सकते हैं कि अगर आपको कभी भी रेडियन को, अगर आपको कभी भी आपको डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है,
तो आप लोग क्या करोगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। वहीं अगर आपको रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये क्या करोगे, ये जो पाई अपॉन 180 है ये कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, 1 के अपॉन में आ जाएगा। तो ये मतलब कि इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, आप उल्टा कर दोगे। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन पाई। ये है यहाँ पर रिलेशन। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है इट मीन्स आपको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको रेडियन को अगर आपको कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर तो आप लोग क्या करोगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। आई थिंक आप लोग याद रख लोगे। तो बच्चों ये तो बात की जा रही है यहाँ पे कि ठीक है, ये तो बात की गई कि यहाँ पे जब 2D हो, अगर कोई लाइन हो तो उसके बीच में अगर एंगल बनाना तो ये अपन करते हैं ना, तब अपन यहाँ पे रेडियन यूज करते हैं। लेकिन बच्चों अगर बात की जाए अगर शेप हमारी 2D न हो, अगर वो शेप 3D हो, तो अगर शेप 3D हुई, जैसे कि कौन शेप ले सकते हो आप लोग, अगर ऐसा कुछ कौन शेप है ना, अगर 3D हो तो उस केस में अपन को अगर जो एंगल फाइंड करना है, ये जो एंगल फाइंड करना है उस एंगल को कैसे फाइंड किया जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये आपको इमेज भले ही आपको 2D दिखाई दे रही है बट एक्चुअल में ये 3D है। होता है ना जब कॉर्न वगैरह अपन खा रहे होते हैं या फिर मतलब आइसक्रीम वगैरह जो आती है, तो उस केस में उसका जो शेप कैसा होता है, कॉनिकल शेप होता है ना। तो ये अगर अपन उसका एंगल फाइंड करना है कि एंगल कितना बन रहा होगा बीच में, तो उसको एंगल को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है, ध्यान रखना स्टेरेडियन यूनिट यूज की जाएगी। क्या यूज किया जाएगा, स्टेरेडियन। ये ध्यान रखना, ये सॉलिड एंगल है, ये प्लेन एंगल है और ये सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल के लिए यूनिट क्या की जाएगी, स्टेरेडियन यूज की जाएगी। और जबकि रेडियन की बात की जाए तो यहाँ पे किसकी यूज की जाएगी, मतलब प्लेन एंगल में बात की जाएगी तो क्या होगी, रेडियन इसकी यूनिट होगी। अब आप चाहो तो बच्चों एक और रिलेशन आप लोग ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि एंगल और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। देखिएगा, आप शायद ने 10th क्लास स्टैंडर्ड 10th में भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लीजिए आप लोग, आपको मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कि अगर मैं यहाँ पे कोई एक सर्कल बनाता हूँ यहाँ पे ना, हाँ देखो ये कोई मैं सर्कल बना दिया और सर्कल में अपन एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये सेंटर पॉइंट ले लिया बीच में अपन ने। अब ये सेंटर पॉइंट को अपन ओ कंसीडर कर लेते हैं, इसको अपन लिख लेते हैं ओ, लिख लेते हैं ये ओ। और अपन को मालूम होनी चाहिए रेडियस, अपन को मैं यहाँ पे सर्कमफ्रेंस से अगर कोई 2 लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, मैथमेटिक्स वाले तो अच्छे से यहाँ पे फेमिलियर होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको, चलेगा। तो और ये बीच में जो एंगल बनने वाला है इसको अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पे थीटा एंगल है यहाँ पे, ठीक है, ये थीटा एंगल है। और ये रेडियस हो गई आर, और ये हो गया यहाँ पे ये जो आर्क है ना, ये जो आर्क है, इस आर्क को अपन किससे लिखे, अपन इसको डी से लिख लेते हैं ना, डी से लिख ले इस आर्क को। चलिए इस आर्क को अपन लिख लेते हैं यहाँ पे डी से लिख ले, अपन डी से लिख लेते हैं। चलो इसको आप चाहो तो आर से भी लिख सकते हो, बाकी आप चाहो तो इसको सी से लिख लेते हैं। चलो आर को सी से लिख लेते हैं। तो बच्चों आपको एक रिलेशन मालूम होना चाहिए, थीटा यानी कि जो एंगल होता है, एंगल और आर्क और यहाँ पर रेडियस, इसके बीच में रिलेशन क्या है बच्चों, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये रिलेशन क्या होता है, ये होता है थीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन आर। आई थिंक ये आपको रिलेशन मालूम होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। कैसे याद रखोगे आप लोग, कैसे याद रखोगे, देखो कंफ्यूजन हो जाता है बहुत कम, कभी अपन आर ऊपर लिख लेते हैं, कभी किसको किस नीचे लिख लेते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल। जो भी हमारा एंगल गिवन है, जो भी हमारा एंगल है, उस एंगल वाले के सामने जो भी वैल्यू है, एंगल आपको पता है एंगल के सामने क्या होगा, आर्क होगा, उस आर्क को रखो ऊपर और जो हम रेडियस है उसको रखो अपॉन में, और ये रिलेशन हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन आर। याद रखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि अभी हमारा यूजफुल होगा, अभी हमारे काम में आ रहा होगा, ठीक है। ये रिलेशन याद रखेगा। अगर यहाँ पर अगर बात की जाए यहाँ पे इसकी, देखो ये तो बात की गई यहाँ पे जो प्लेन एंगल के अंदर बात की। अगर अपन बात करें यहाँ पे सॉलिड एंगल के अंदर, सॉलिड एंगल के अंदर ना, सॉलिड एंगल के अंदर बात करें अपन, जैसे ये रहा, अगर इसकी बात करें स्टेरेडियन की अगर बात करें तो इसके बीच में रिलेशन क्या होगा, तो इसका जो रिलेशन आएगा बच्चों, ये जो एंगल बन रहा है बीच में, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा कि सामने वाली, जो भी हमारे सामने वाली जो सरफेस होगी, ये जो सरफेस होगी, ये वाली, देखो ये वाली सरफेस, इसको मैं यहाँ पे अलग कलर से बताता हूँ आपको। ये जो आपको सामने वाली जो सरफेस दिखाई दे रही होगी, इसका जो एरिया होगा, इस सरफेस का जो एरिया होगा ना, इस एरिया को यानी कि ए लिख दूं मैं यहाँ पे, ए का मतलब यहाँ पे एरिया ना, जो भी सामने जो फ्रंट में जो सरफेस एरिया होगा, उस एरिया में आपको क्या करना है, ये जो रेडियस है, इसके जो रेडियस है, इस रेडियस का आपको स्क्वायर कर देना, यही आपका एक रिलेशन है। ध्यान रखिएगा, ये आप लोग याद रख सकते हो, 1 स्टेरेडियन को आप लिख सकते हो एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये रिलेशन है जो आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। थीटा का भी मैंने आपको रिलेशन बता दिया कि यहाँ पे कैसे कैसे रिलेशन होता है, और इसका भी मैंने रिलेशन बता दिया आपको, ठीक है। अब आप लोग याद रखोगे और याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलिएगा बच्चों, तो ये अपन ने 2 सप्लीमेंट्री यहाँ पे यूनिट भी देख लिया। अब यहाँ पे आता है, अब यहाँ पे अगला आता है यहाँ पे कि हमारा न्यू टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ।
यहाँ पे बच्चों अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो अच्छे से समझिएगा यहाँ पे। तो मेजरमेंट की बात की जाए, अगर अपन को लेंथ को मेजर करना है, अगर लेंथ को मेजर करना है तो लेंथ को मेजर करने के बच्चों यहाँ पे दो तरीके होते हैं यहाँ पे। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड होता है, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कौन सा होगा? डायरेक्ट, जिसको अपन डायरेक्ट अपन स्केल वगैरह की हेल्प से, जो भी मीटर स्केल होता है उसकी हेल्प से, रूलर से, मतलब कि रूलर है ना, मीटर स्केल रूलर वगैरह की हेल्प से अगर आप किसी चीज़ को डायरेक्ट अपन उसको मेजर कर पा रहे हो। जैसे कि मैं कहूँ, अगर आपके पास में फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन जो आपके हाथ में, या फिर जो भी लैपटॉप टैब वगैरह जैसे भी आप वीडियो देख रहे हो, अगर उसको आपको लेंथ को उसको मेजर करनी है तो आप लोग कर सकते हो, जाओगे स्केल लोगे, स्केल से आप लोग कर लोगे, आप लोग वहाँ पे इजीली कर सकते हो आप लोग। अगर आपको करना है कि भाई अगर आपकी बुक की करनी है, टेबल की करनी है, तो अपन उसको कर सकते हैं, अपन है ना, उसको मेजर कर सकते हैं, डायरेक्ट उसको मेजर किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं वहाँ पे। तो इसको मेजर करने के लिए अपन कौन कौन से यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? तो इसके लिए अपन यूज़ करते हैं मीटर स्केल यूज़ करते हैं, मीटर स्केल है ना, मीटर स्केल भी यूज़ किया जाता है यहाँ पे। तो मीटर स्केल को यूज़ करते हैं, साथ ही साथ अपन ये भी यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर्स। ये नाम याद रखेगा बच्चों, वर्नियर कैलिपर्स। फिजिक्स के अंदर जब आप लोग वहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे होंगे आपके क्लास वगैरह के अंदर, जो भी बोर्ड एग्जाम में या फिर 11th में भी, तो आपको ये यूज़ करना सिखाया जाएगा। अगर आपको यूज़ करना सिखाया जाता है आपके स्कूल के अंदर, तो आप बहुत ही यहाँ पे मतलब कि आप लोग बहुत ही लकी हो आप लोग, है ना, क्योंकि अभी ये लकी माना जाता है कि स्कूल में आपको प्रैक्टिकल करवाना, क्योंकि अब प्रैक्टिकल इतने नहीं करवाए जाते हैं। हाँ, जो अच्छे स्कूल होते हैं वहाँ पे जरूर करवाए जाते हैं, फोकस किया जाता है। तो ये बहुत जरूरी होता है बच्चों, इनको यूज़ करना आपको आना चाहिए। आप लोग सीखोगे, आपके प्रैक्टिकल में सिखाया जाएगा, आपके है ये टॉपिक कि वर्नियर कैलिपर्स का कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे अपने इससे मेजर कर सकते हैं। कि अगर आपको किसी के मेजर करनी होती है, जैसे कोई बॉल हो गया, बॉल की अगर आपको मेजर, देखो अगर देखो कोई अगर ऐसी है क्यूब टाइप शेप है, अगर तो क्यूब हो गया, या फिर अपन बात करें क्यूबिक अगर हो गया वहाँ पे, तो उसके तो अपन यहाँ पे स्केल वगैरह से मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कोई बॉल होगी, अगर उस बॉल की अगर आपको डायमीटर मेजर करनी है तो उसको यहाँ पे स्केल की हेल्प से मेजर करना तो हमारे लिए मुश्किल होगा। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसके वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं। अब जरूरी नहीं कि वर्नियर कैलिपर्स से अपन केवल बॉल का ही कर सकते हैं, नहीं, आप बॉल का भी कर सकते हो। आप चाहो तो जो गिलास है बच्चों, देखो होता ना कि अगर गिलास की अगर अपन को मेजर करनी, कोई अगर हमारे पास में गिलास है, तो अगर उसके गिलास की अगर उसको उसकी अपन डायमीटर को, उसके ऊपर वाले इसके डायमीटर को अगर मेजर करना है तो वो कैसे मेजर करेंगे? स्केल से हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर अपन वर्नियर कैलिपर्स की यूज करें तो अपन इसको इजीली मेजर कर सकते हैं। उसकी डेप्थ कितनी है उसको अपन मेजर कर सकते हैं। तो ये इसके वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से मेजर किया जाता है। और बात की जाए बच्चों यहाँ पे एक्यूरेसी की भी, तो एक्यूरेसी भी इसकी बहुत ज़्यादा रहती है वर्नियर कैलिपर्स की। तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर मीटर स्केल की बात करें तो मीटर स्केल से अपन कितने तक मेजर कर सकते हैं। आपके पास में भी जो भी रूलर, जो आप लोग जो भी आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आता है, तो उससे आप कितनी लेंथ तक आप उससे मेजर कर सकते हो। मिनिमम अगर बात करें कि मिनिमम लिस्ट वैल्यू आप कितनी मेजर कर सकते हो, आप कर सकते हो उससे कि 1 मिलीमीटर तक कर सकते हो आप लोग। अरे यही तो कर सकते हैं ना अपन, 1 मिलीमीटर तक आता है उसके अंदर 1 मिलीमीटर, क्योंकि एक तो 1 मिलीमीटर 1 करके वहाँ पे 10 वहाँ पे बना रखे होते, तो जैसे 10 मिलीमीटर होता है तो किसके इक्वल हो जाता है 1 सेंटीमीटर। यानी आप मीटर स्केल से क्या मेजर कर सकते हो, कम से कम आप लोग मिलीमीटर में कर सकते हो, 1 मिलीमीटर तक कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, 7 मिलीमीटर कर सकते हो, 10 मिलीमीटर कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो आप लोग। सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, बिल्कुल सेंटीमीटर में कर सकते हो। इसके अलावा मीटर में भी कर सकते हो आप लोग। तो जो लिस्ट वैल्यू बात की जाए बच्चों, कम से कम आप कैसी वैल्यू ज्ञात कर सकते हो, आप 1 मीटर तक, आप 1 मिलीमीटर तक आप कर सकते हो। अगर मैं कहूं आपसे, क्या आप 0.1 मिलीमीटर आप फाइंड कर सकते हो क्या आप लोग 0.1 मिलीमीटर आप फाइंड कर सकते हो क्या, या फिर 0.7 मिलीमीटर फाइंड कर सकते हो? नहीं, ये रूलर से आपके लिए आसान नहीं होगा इसको फाइंड कर पाना, है ना, इसको फाइंड करना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो फिर क्या किया जाए, फिर अपन मेजर ही नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जिनकी अगर उनकी मतलब कि थिकनेस बहुत कम होती है तो उसको मेजर करना हमारे लिए मुश्किल होगा इसके से। तो फिर अपन क्या करें, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है बच्चों ये हमारा वर्नियर कैलिपर्स। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, जो वर्नियर कैलिपर्स होता है ये 0.1 मिलीमीटर, यानी कि 0 पॉइंट के बाद में, मतलब डेसिमल के बाद में 1 डिजिट तक वो वैल्यू को फाइंड कर सकता है। चाहे फिर आप 0.7 या मिलीमीटर फाइंड कर सकते हो, 0.8 मिलीमीटर फाइंड कर सकते हो। ये फाइंड की जा सकती है किसकी हेल्प से? वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन अपन तो चाहते हैं कि भैया जी हमको तो और अपन को तो और अच्छी, मतलब और हाई एक्यूरेसी चाहिए होता है ना। जब एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए, नहीं हम तो इससे भी और इसको और भी अपन को मतलब कि और इसका साइज और छोटी साइज में अपन को मेजर करना है। जैसे कि बात की 0.01 इस मिलीमीटर ना, सॉरी 0.01 मिलीमीटर। अब इससे भी कम अपन को अगर थिकनेस वगैरह मेजर करनी है तो फिर कैसे करें अपन यहाँ पे? तो क्या वर्नियर कैलिपर्स से फिर हमारे लिए आसान होगा क्या? फिर वर्नियर कैलिपर्स कर पाएंगे? नहीं बच्चों, उस समय जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स है वो भी यहाँ पे फेल हो जाएगा। वो भी यहाँ पे 0.01 मिलीमीटर तक, इस रेंज तक वो फाइंड नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी रेंज होती है 0.1 मिलीमीटर तक। तो क्या फिर अपन यहीं पर रुक जाएंगे कि नहीं, हमारे पास में और भी इंस्ट्रूमेंट है और उसका नाम आता है स्क्रू गेज। ये स्क्रू गेज बच्चों इसका भी यूज करवाया जाएगा अगर आपके क्लास में है बच्चों, अगर आपके
लैब वगैरह है तो आप जरूर अपने जो भी फिजिक्स वगैरह आपके जो टीचर है उनको जरूर बोलिएगा, आपको करवाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप लोग आगे जाते हो, साइंस के फील्ड में जाते हो, रिसर्च फील्ड में जाते हो, कहीं पे भी, तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला, हेल्पफुल रहने वाला। स्क्रू गेज यानी कि अगर कोई वायर हो, जैसे अपना जो थिकनेस होती है ना हेयर, अगर आपको हेयर की थिकनेस अगर आपको मेजर करनी है तो आप क्या ऐसे मेजर कर सकते हो स्केल से, कि लो स्केल से मेजर करके बता दो उसकी थिकनेस कितनी है, तो वो हमारे लिए आसान नहीं होगा मेजर करना। लेकिन अपन चाहे ना तो स्क्रू गेज की हेल्प से अपन मेजर कर सकते हैं। तो उस हेयर को क्या करते हैं अपन, यहाँ पे इसके यहाँ पे बीच में यहाँ पे रखा जाता है, स्क्रू गेज के बीच में, ये जो बीच में आपको दिख रहा है यू शेप में, यहाँ पर रखा जाता है और इसको यहाँ पे इसको मतलब इसको रोटेट किया जाता है। यहाँ से इसको मतलब यहाँ पे रिंग्स होते हैं, इसको मतलब कि रोटेट किया जाता है। रोटेट करने से ये जो पोर्शन होता है आगे की ओर मूव करता जाता है, फिर एक एंड आता है जब बीच में यहाँ पे फिक्स कर देता है इसको, और फिर इसमें एक आवाज़ आती है। देखो मैंने तो एक्सपेरिमेंट कर रखा है इसलिए मुझे मालूम है, आपने शायद हो सकता है आप में से भी किसी ने ट्राई किया हो। तो जिसने भी ट्राई किया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आप जरूर करना बच्चों, इसको जरूर एक्सपीरियंस करना आप लोग, बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो बात की जा रही है कि जो स्क्रू गेज होता है इससे अपन कितने मतलब इसकी लिस्ट वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी लिस्ट वैल्यू होगी बच्चों 0.01 मिलीमीटर, यानी इस रेंज तक अपन किसी भी जो भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट है उसकी थिकनेस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट मेथड है ना, यहाँ पे तो ये तो कर सकते हैं ना अपन, डायरेक्ट मेथड है यहाँ पे, ये डायरेक्ट मेथड के एग्जांपल बच्चों। लेकिन बच्चों जरूरी नहीं है कि सारी चीजें अपन यहाँ पे स्केल की हेल्प से मेजर करें यहाँ पे। तो आप एक बार इसमें एक मोटा मोटा ध्यान रखिएगा, इसकी इनकी लिस्ट वैल्यू याद रखिएगा बच्चों। मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं अलग से। तो देखो बात की जाए यहाँ पे मीटर स्केल की, तो मीटर स्केल की रेंज कितनी है आपको याद रखना। मीटर स्केल जो भी रूलर वगैरह आप लोग यूज करते हो इसकी रेंज कितनी होगी बच्चों, ये रेंज होगी यहाँ पे 10 टू द, देखो अगर अपन लोग या तो आप ऐसे याद रखो कि मीटर आप लोग याद रख सकते हो, मीटर याद रख सकते हो, सेंटीमीटर याद रख सकते हो, सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। लेकिन बात की जाए बच्चों लीस्ट वैल्यू की, छोटी सी छोटी वैल्यू आप कितनी मेजर कर सकते हो, तो वो आपका आंसर आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है याद रखेगा, 10 टू द पावर बच्चों -3 मीटर, है ना। देखो यहाँ पे मैंने इसको कैसे, देखो मीटर की, और आपको बताया कि ऐसा यूनिट क्या होती है, लेंथ की मीटर होती है। तो अपन को मीटर में कोशिश करनी है जो भी वैल्यू उनको मीटर में रखना है। तो अपन यहाँ पे मिलीमीटर यूज ना करके अपन इसको मीटर की फॉर्म में लिखना है। और आपको पता होना चाहिए मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये मैं अच्छे से आपको बता चुका हूँ, कल भी बताया था कि जो 1 मीटर होता है वो इज इक्वल होता है 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर। अगर अपन को मिलीमीटर को अगर कन्वर्ट करना है तो 1 मिलीमीटर किसका इक्वल हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 10 टू द पावर जब अपॉन में आएगा तो ये फिर 10 टू द पावर ऊपर आएगा, मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो ये 10 टू द पावर -3 मीटर, ये हो गई यहाँ पर लिस्ट वैल्यू मीटर स्केल की। अब सेकंड आती है वर्नियर कैलिपर्स की। याद रखिएगा बच्चों, आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, चांसेस रहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के आपसे। और एग्जाम में तो जो भी आपके जो भी बोर्ड एग्जाम या फिर जो भी आपके लोकल एग्जाम है उनमें तो पूछ लिया जाता ही है वहाँ पे। बाकी जो भी आप नीट IIT वगैरह प्रिपरेशन करते हो तो वहाँ बहुत हेल्पफुल रहेगा, डायरेक्ट लिस्ट वैल्यू पूछ ली जाती है। तो वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो बात की जा रही है अगर मिलीमीटर में कहोगे तो आप लोग क्या कह सकते हो 0.01 मिलीमीटर। लेकिन बात की जा रही है यहाँ पे मीटर में, तो मीटर में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 टू द पावर 4 मीटर हो जाएगी यहाँ पे। ये चीज, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में बात की जा रही है स्क्रू गेज की। तो स्क्रू गेज जो गेज होता है इसकी जो लिस्ट जो वैल्यू होगी बच्चों वो होगी यहाँ पे 10 टू द पावर, आप लोग सॉरी सक्षम 0.1 है ना, सॉरी 0.1 मिलीमीटर। अब ठीक है चलेगा। तो स्क्रू गेज की कितनी होगी बच्चों 10 टू द पावर -5 मीटर, 10 टू द पावर -5 मीटर। बिल्कुल सही यहाँ पे मोहित पवन, बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी के यहाँ पे, शाबाश एक्सीलेंट यहाँ पे। हाँ ओके वेल डन गुड। 10 टू द पावर 5 मीटर। ऊपर याद रखिएगा यहाँ पे यूनिट क्या है, मीटर है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों आई थिंक ये चीज आपको ध्यान रखनी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले। इससे मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, लास्ट में आपको इस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये तो हो गए बच्चों हमारे पास में डायरेक्ट मेथड। अब बात की जा रही है यहाँ पे, अब जरूरी तो है नहीं कि सारी चीजें अपन यहाँ पे स्केल से, वर्नियर कैलिपर्स से मेजर कर सकें। कुछ होते हैं बच्चों जो अपन यहाँ पे स्केल की मेजर से अपन मतलब स्केल की हेल्प से नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बात करें माउंटेन की, इतने बड़े बड़े बच्चों माउंटेन होते हैं, उनकी अगर अपन को उनकी हाइट अगर मेजर करनी होती है तो उनकी हाइट कैसे मेजर करें, क्या अपन यहाँ स्केल लेकर बैठ जाएं, वहाँ पे इंच टेप लेकर बैठ जाएं कि भाई हाँ चलो यहाँ से ऐसे करते चले अपन, और वो भी यहाँ पे बीच में से यहाँ पे सेंटर से कैसे मेजर करोगे। अगर आप लोग ऐसा करते तो कैसे जाएगी, तो ये तो इंक्लाइंड हो जाएगी यहाँ पे। तो अगर अपन ऐसे डायरेक्ट अगर ये हाइट मेजर करनी है तो फिर ऐसे कैसे करें अपन। अब बस उसके रॉक के माउंटेन के बीच में जाकर तो अपन वहाँ पे तो नहीं कर सकते ना। या भी चलो कोई कहेगा नहीं सर मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो यहाँ से करूँगा, इधर से क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डिगिंग करना स्टार्ट करूँगा, खुदाई करना स्टार्ट करूँगा और जाऊँगा नीचे से आकर ऐसे ऊपर करते हुए ऊपर चला जाऊँगा। अरे हो सकते हैं, महारथी हो सकते हैं।
पर चलो ये बताओ, इसको इसको कैसे मेजर करेंगे? क्या इसको भी यहाँ पर हमारे लिए पॉसिबल है क्या? अपन क्या करेंगे, स्केल लेकर यहाँ पर चले जाए, मून पे चले जाए, हाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसा मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या? और कोई का कहना नहीं सर मैं तो जा सकता हूँ मून पे भी जा, अरे मून पे चले जाए, कोई और स्टार पे, चलो ये दूर जा स्टार बैठा हुआ यहाँ पे, अगर इसकी मेजर करनी है तो फिर क्या अपन इसको ऐसे मेजर कर लेंगे क्या? नहीं बच्चों, इसको डायरेक्ट मेथड से मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट मेथड से इसको मेजर कर पाना। तो जब इसको अपन मेजर कर ही नहीं पा रहे तो लेकिन अपन तो देखते हैं कि भाई हाँ यार इसे इसकी जो डिस्टेंस होती है मून की अर्थ के बीच की डिस्टेंस तो अपन को मालूम है, ये तो अपन ने मालूम है। तो यह जो डिस्टेंस मेजर की जाती है तो आपको क्या लगता है वो स्केल लेकर जाते हैं क्या वहाँ पे, या फिर वहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स को लेकर वहाँ पे बैठ कर जा रहे होते हैं वहाँ पे? तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो इसके लिए अपन को यहाँ पे मेथड यूज करना पड़ता है इनडायरेक्ट मेथड। वो यहाँ पे जो अपन यूज करते हैं वो इनडायरेक्ट मेथड की हेल्प से अपन उसको मेजर करते हैं। वो इनडायरेक्ट मेथड कौन सा बच्चों? इसको अपन एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं अपन पैराडॉक्स के नाम से, पैरेलैक्स। जो इनडायरेक्ट मेथड होगा बच्चों, जो कि इतनी बड़ी बड़ी जो लेंथ होती है और उसको अगर डिस्टेंस होती है अगर उसको मेजर करना होता है तो यहाँ पे एक मेथड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड, है ना? पैरेलैक्स मेथड इसको बोला जाता है। अब ये पैरेलैक्स मेथड होता क्या है, तो चलिए इसी को भी अपन समझने की कोशिश करते हैं, डिस्टेंस मेजर करने। तो बात की जा रही है कि पैरेलैक्स मेथड होता क्या है और इतनी बड़ी बड़ी जो भी यहाँ पे सेलेस्टियल जो ऑब्जेक्ट होते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस मेजर की जाती है, या फिर आप खुद ही इमेजिन करो कि अपन को मालूम है कि हमारी जो अर्थ होता है, अर्थ का डायमीटर तो आपको पता होगा ना, अर्थ का डायमीटर तो आप लोग बता ही सकते हो, ये तो बता ही सकते हो ना कि हमारी जो अर्थ का डायमीटर, ये भी देखो जो साइंटिस्ट वगैरह है इन्होंने यहाँ पे मेजर कर रखा है, इन्होंने मेजर कर रखा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यार ये इतनी जो अर्थ का जो ये डायमीटर होगा, ये डायमीटर कैसे मेजर कर सकते हैं? अगर मैं आपको एक बॉल दे दूं तो चलो ठीक है कि आप लोग कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, लेकिन बात आती है अर्थ की, तो अर्थ से ऐसा थोड़ी बीच में से अपने कुछ यहाँ पे कुछ किया होगा, होल करना स्टार्ट किया होगा, फिर लास्ट में जाकर देखा होगा कि कहाँ तक होल निकल रहा है और फिर उसको अपन मेजर कर लिया ना। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा तो अपन मेजर नहीं किया, तो फिर ये कैसे मेजर कर लिया अपने अर्थ की डायमीटर कैसे मेजर कर ली? तो इसको मेजर करने के लिए जो अपन मेथड यूज करते हैं उस मेथड का नाम है पैरेलैक्स मेथड। समझेंगे बच्चों पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, और ये चीजें आपको आनी चाहिए यहाँ पे कि जो पैरेलैक्स मेथड होता क्या है। तो पैरेलैक्स मेथड को अपन ऐसे समझ सकते हैं, आप चाहो तो खुद भी इसको एक्सपेरिमेंट आप लोग कर सकते हो कि अगर आपके सामने अपन क्या करते हैं, पहले एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। सपोज कीजिएगा यहाँ पे सामने कोई वॉल है, आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो इसको, कि अपन सपोज करते हैं कि सामने कोई एक वॉल है और इस वॉल पे अपने कोई पॉइंट ले लेते हैं, कोई पॉइंट एक रेफरेंस पॉइंट अपन कंसीडर करते हैं। ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया मैंने, ये कोई रेफरेंस पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट लेने के बाद में अब आपको क्या करना है कि एक पेंसिल, रेफरेंस पॉइंट ले लिया, अब सामने आपके वॉल के सामने बैठ जाना, दीवार के सामने बैठ जाना, और एक कोई रेफरेंस पॉइंट वहाँ पे या तो आप ड्रॉ कर लेना वहाँ पे कुछ भी, या फिर आप चाहो तो कुछ इमेजिन भी कर सकते हो वहाँ पे। इमेजिन मत करना, वहाँ पर ड्रॉ कर ही लेना, इमेजिन करेंगे अपन गलत हो जाएगा, इधर उधर खिसक जाएगा। तो ये रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे अपन लेने के बाद में आपको क्या करनी है, एक कोई भी पेंसिल वगैरह ले लो आप लोग, ये पेंसिल ले लो मिड में एक पेंसिल ले लो और उसको अपने हैंड से उसको होल्ड कर लो। होल्ड करने के बाद में आपको क्या करना है, वन आइज को, आपकी जो वन आइज है, इस वन आइज को आपको क्या कर लेना, क्लोज कर लेना। एक साइड आइज को क्लोज कर लो और सिर्फ इसको वन साइड से देखो। अब जब आप वन साइड से देखना है और वन साइड से भी जब देख रहे हो तो आपको इसको ऐसे प्लेस करना है, इस पेंसिल को ऐसे प्लेस करना है कि बिल्कुल इस रेफरेंस पॉइंट के बिल्कुल फ्रंट में, ना दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करना चाहिए, एक दूसरे के सामने आना चाहिए जब आप वन आइज से देख रहे हो। और कोशिश करना, आप लोग कर भी सकते हो इस चीज को, जब आप लोग इसको ट्राई कर रहे होंगे वन आइज को क्लोज करके, सेकंड आइज से जब देख रहे होंगे रेफरेंस पॉइंट के सामने बिल्कुल फ्रंट में रख के, तो आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल, मतलब पीछे वाला पॉइंट आपको नहीं दिखना चाहिए और नहीं दिखेगा आपको। अगर आप लोग एक आइज से देख रहे होंगे, सामने लेकर आ जाओगे तो नहीं दिखेगा। अब सेकंड केस में आपको क्या करना है बच्चों कि आपको देखो पेंसिल को, ना तो आपको रेफरेंस पॉइंट तो ऐसे भी नहीं हटेगा क्योंकि आपने वहाँ पे साइन बना लिया वहाँ पे, लेकिन पेंसिल को आप अपने हैंड से उसको होल्ड कर रखा। तो अब इसको मतलब कि हिलाना नहीं, यहाँ से इसको अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करनी, इसको डिस्प्लेस नहीं करना, एक ही जगह उसको पकड़े रखना है। अब आपको जो सेकंड जो आईज है ना, अब उसको आपको क्या करना है, सेकंड वाली जो आई है इसको आपको क्या करना है, ये वाली मतलब इस वाली आईज को अब आपको क्लोज कर लेना है और सेकंड वाली आईज से देखना, आपको सेकंड वाली आईज से देखना। अब जब आप सेकंड वाली आईज से देखोगे ना, तो ये जो पेंसिल है ना, हमारी ये जो पेंसिल है, ये रेफरेंस पॉइंट के जो पहले सामने थी, अब यहाँ से थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाएगी, अब इसकी जो पोजीशन होगी कहीं और दिखाई दे रही होगी आपकी, इसकी पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के मतलब रेफरेंस में आपको कहीं साइड में दिखाई दे रही होगी। आप देखोगे इसके बीच के जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ये डिस्टेंस बीच में चेंज हो जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस चेंज हो रही है, ये क्यों हो रही है बच्चों, ये चेंज हो रही है आपके आइज के बीच की डिस्टेंस की, मतलब आपको पता ना दोनों आइज के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी क्या अलग अलग, यहाँ पे अलग है ना, यहाँ पे डिस्टेंस है बीच में दोनों की। तो आप पहले जब देख रहे थे इस आइज से देख रहे थे और अब देख रहे हो जो इस आइज से देख रहे हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो एंगल है वो थोड़ा एंगल यहाँ पे चेंज हुआ और
और आपके यहाँ पे जो पेंसिल थी इसके बीच में यहाँ पे क्या आ गया, एक डिस्टेंस आ गई। और ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस है आपके आइज के बीच की डिस्टेंस के बराबर है। ये आपके आइज के बीच की डिस्टेंस के बराबर है। और इसी को बच्चों, और इसी को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए, इसी को अपन किस नाम से जानेंगे, इसको जानेंगे बेसिस के नाम से जानेंगे। ये है ना, ये बीच के वाला, इसको अपन ना, इसको बोलेंगे अपन बेसिस के नाम से जानेंगे। आप लोग बेसिस भी बोल सकते हो, या फिर आप कह सकते हो पैरेलक्स, पैरेलक्स लेंथ भी कह सकते हो आप लोग। ये जो बीच की आपको डिस्टेंस दिखाई देगी ना आइस वाली, ये जो आई वाली डिस्टेंस है, इसको अपन पैरेलक्स लेंथ भी कह सकते हैं, पैरेलक्स लेंथ भी कह सकते हो, आप बेसिस भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है, बेसिस। ध्यान रखिएगा इस चीज को ना, इसको बेसिस के नाम से भी जानेंगे, BASIS। अब यहाँ पे हाँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोग कर सकते हो यहाँ पे। चलिए कर लिया ना, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। अब देखो बच्चों आगे बढ़े इसको, चलिए आई थिंक अब तो हाँ, तो इसी प्रिंसिपल को अपन यूज करेंगे यहाँ पे बड़ी बड़ी यहाँ पे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो कैसे मेजर किया जाएगा, चलिए यहाँ पे अपन बैठे हैं बच्चों यहाँ पे अर्थ से अपन को करना है कि यहाँ पे मून की डिस्टेंस को फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसको अपन हेल्प करेंगे, वही पैरेलक्स मेथड को यूज किया जाएगा। तो पैरेलक्स मेथड को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको, जैसे हमारी आई है ना, आई के बीच में दो डिस्टेंस थी, ऐसे अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो मून है बच्चों, मून अपने जो अर्थ है, अर्थ से कोई 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे अपन यहाँ पे। कोई भी 2 पॉइंट आपको यहाँ पे कंसीडर करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट तो ले लेते हैं बच्चों अपन, ये इस पॉइंट को ले लेते हैं, ए पॉइंट ले लेते हैं अपन यहाँ पे, ये ए कोई ए पॉइंट है, और ये ए कोई, ये सेकंड पॉइंट है, ये बी पॉइंट है ना, ये बी पॉइंट है। अब यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से अपन को क्या करना है, इस मून को देखना है यहाँ पे, इस मून को देखना है यहाँ पे, वो भी सेम टाइम पे देखना है, वो भी बच्चों सेम टाइम पे देखना है दोनों को। क्यों आपको पता है, नहीं तो पोजीशन चेंज हो जाएगी यहाँ पे। तो अब अपन एक तो ए से देखेंगे और बी से देखेंगे, दोनों से यहाँ पे देखेंगे। तो आप लोग जब दोनों से देख रहे होंगे तो कुछ ये ऐसे बनेगी, कुछ ऐसे बनेगा ना यहाँ पे। देखिए आप लोग, इसको मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग देखोगे इसको तो कुछ इस टाइप से ना चलेगा। ये देखिए, तो अगर अपन इसको देखेंगे तो कुछ अगर ए पोजीशन से देख रहे होंगे तो कुछ ऐसे देख रहे होंगे। वहीं अगर बच्चों अगर अपन बी पोजीशन से देख रहे होंगे तो कुछ ऐसे देख रहे होंगे, ये कुछ ऐसे देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अपन ने देख लिया यहाँ पे। तो आप लोग देखोगे एक तो अपन ए पोजीशन से देख रहे हैं, एक अपन बी पोजीशन। अब आप कहोगे सर ये एक साथ एक ही टाइम पे कैसे पॉसिबल है। अरे आप तो नहीं देख सकते हो, लेकिन आपका कोई फ्रेंड तो देख सकता है ना। एक फ्रेंड को बैठा दो यहाँ पे ए पोजीशन पे, और आप बैठ जाओ यहाँ पे बी पोजीशन पे, और देखो बच्चों यहाँ पे जो मून है, मून को देखो आप लोग। अब मून को कैसे देखोगे आप लोग, आप चाहो तो यहाँ पे टेलीस्कोप वगैरह की उसकी हेल्प ले सकते हो आप लोग, टेलीस्कोप वगैरह की हेल्प ले सकते हो। जब आप टेलीस्कोप से जब आप उसकी हेल्प लेकर इसको देख रहे होंगे तो आपको दिखाएगा कि भाई यहाँ पे मून तो दिख जाएगा आपको, और आपको ये भी दिख जाएगा कि ये जो एंगल आपका जो टेलीस्कोप है वो बता देगा कि एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे बीच में ये एंगल कितना बन रहा है ये भी आपको बता देगा। और यहाँ पे जो बी वाला जो पोजीशन है जहाँ से आप देख रहे हो, ये भी आपको एंगल बता देगा, ये भी आपको एंगल बता दिया जाएगा, ये भी आपको पता चल जाएगा आपको एंगल। दोनों का बच्चों आपको एंगल मालूम चल जाएगा। किसके हेल्प से, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से अपन मेजर कर सकते हैं कितना एंगल पर अपन उसको देख रहे हैं। यहाँ पे जो मून की पोजीशन है ना, ये पी पोजीशन पे कितने एंगल पे, ए पोजीशन से कितने एंगल पे, ये अपन यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, दोनों आंखें बंद करके नहीं देखना है यहाँ पे, ध्यान रखने का, एक आंख बंद करके देखना है आपको, ठीक है। अरे यहाँ पे नहीं, मून को देखने के मून को देखने के लिए आंख बंद करने की जरूरत नहीं, यहाँ तो आप दोनों आंख से देख सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ दोनों अपन दोनों पोजीशन हो गए यहाँ पे। देखो ये समझ लो कि ये 1 आई होगी, ये सेकंड आई होगी, जैसे आप एग्जांपल समझ सकते हो यहाँ पे। तो एक जगह अपन यहाँ से देख रहे हैं बीच से, और ऐसे दोनों जगह से देख रहे हैं। तो देखने के बाद में अपन जब इसको देख रहे होंगे तो ये एंगल पे अपन बता सकते हैं भाई कितना एंगल है। अब बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो अर्थ है, ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी ना यहाँ पे बीच की, ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस यहाँ पे मून की जो डिस्टेंस होगी, मून से जो डिस्टेंस यानी ये वाली, देखो इसको अपन यहाँ पे डिनोट करेंगे डी से, इसको कैपिटल डी से डिनोट कर रहा हूँ मैं, इसको कैपिटल डी से डिनोट कर रहा हूँ। अगर सोचो बच्चों, अगर ये जो बीच वाली ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर ये ए और बी की जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस यहाँ पे इसके मुकाबले, किसके मुकाबले, इस डी पॉइंट के बीच के मुकाबले, इन दोनों के बीच के मुकाबले इसकी जो डिस्टेंस होगी बहुत ही कम होगी, बहुत ही कम होगी। आपको ये मालूम होना चाहिए। अगर ये कम होती है तो क्या अपन ये इस वाली डिस्टेंस को, इसको अपन इक्वल नहीं मान सकते क्या? अरे मान सकते हैं या नहीं मान सकते, ऐसा समझ लो आप लोग। नहीं तो आप लोग ऐसे समझो, देखें कि अगर मैं कुछ इस टाइप से बताता हूँ, अगर दोनों बीच के पॉइंट अगर बहुत डिस्टेंस, अब देखो यहाँ पर तो आपको लग रहा होगा कि सर नहीं सर ऐसे तो यहाँ पे बहुत बड़ी ज़्यादा डिस्टेंस दिख रही है बच्चों, लेकिन बच्चों यहाँ पे कोई मैंने यहाँ पे फिक्स कोई स्केल नहीं ले रखा है यहाँ पे कि भाई इतनी आपको इतनी बड़ी करके दिया। लेकिन अगर मून अगर आपने इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो उस केस में ये जो डिस्टेंस होगी ना बीच के दोनों पॉइंट की, ये बहुत ही कम होगी इसके मुकाबले, यहाँ पे इसके मुकाबले बहुत ही कम होगी यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि आप चाहो तो इसको एक एग्जाम्पल से भी ले सकते हो। जैसे एक कोई यहाँ पर पॉइंट है एस, यहाँ पर कोई पॉइंट है, अगर एक पॉइंट लेता हूँ एस, कोई पॉइंट लेता हूँ, इससे मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे नीचे कोई पॉइंट लेता हूँ, अगर यहाँ पर कोई नीचे कोई 2 पॉइंट ले रहा हूँ, ये 2 पॉइंट, ठीक है। अब ये दोनों बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो बहुत कम है ना यहाँ पे इसके मुकाबले,
किसके मुकाबले, इस डिस्टेंस के मुकाबले, ये इस डिस्टेंस के मुकाबले, ये इस डिस्टेंस के मुकाबले। आप लोग ये डिस्टेंस देखोगे, ये वाली जो डिस्टेंस है, अरे इसके मुकाबले ये जो वाली डिस्टेंस है ये तो बहुत कम है ना। अब जब ये बहुत कम है तो आप लोग यहाँ पे इमेजिन नहीं कर सकते हो कि ये जो दोनों डिस्टेंस होगी, यहाँ पे जो पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी, ये दोनों कैसे होगी, लगभग इक्वल होगी। यहाँ पे ये वाली, यहाँ से ये देखिए, तो क्या इन दोनों डिस्टेंस को अपन इक्वल मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं बच्चों, अगर ये डिस्टेंस बहुत। और मैं बता दूं बच्चों, ये है फिजिक्स, यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखेगा, हाँ डिफरेंशिएशन में भी करते हैं, ये ध्यान रखेगा बच्चों, ये फिजिक्स है, यहाँ पे आपको कई सारी चीजें माननी पड़ेगी आपको। अगर अपन मानेंगे नहीं तो अपन से हो भी नहीं पाएगा, कर भी नहीं पाएंगे। अपन को यहाँ पे जितनी भी जो वैल्यू होती है वो लगभग अप्रोक्स से लेकर चलते हैं अपन, लगभग अप्रोक्स। तो आपको यहाँ पे इमेजिन तो करना पड़ेगा, आपको मानना तो पड़ेगा ही आपको। और ये तो कुछ नहीं है, आगे देखना ऐसी ऐसी चीजें आपको माननी पड़ेगी। आप भी सोचोगे अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन वहाँ पर मानना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे अपन यही एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो बी है, बीच की जो डिस्टेंस, ये बहुत कम है बच्चों। ये जो मून से अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है ये बहुत ही कम है, बी वाली। तो इस केस में ये जो डी होगी, यानी ये वाला इधर देखिए, ये जो डी डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। यहाँ पे ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगी, ठीक है। ये 20 है यहाँ पे, तो अपन यहाँ पे एज्यूम करते हैं ये जो एंगल है यहाँ पे थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है यहाँ पे। और ये ऊपर वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन जो प्लेनेट था ना, अपन प्लेनेट नहीं था सर, वहां पे था हमारा सैटेलाइट था। तो जरूरी नहीं कि वो सैटेलाइट, आप कोई सा भी प्लेनेट कंसीडर कर सकते हो, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, कोई सा भी प्लेनेट डिस्कस कर सकते हो, मतलब वहां पे कंसीडर कर सकते हो। तो मैं सपोज करता हूँ कि वो कोई एस प्लेनेट है बच्चों, और इसकी यहाँ पे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे ए पॉइंट से जो इसकी डिस्टेंस थी एस की प्लेनेट की, वो थी यहाँ पे कैपिटल डी, और ये भी क्या होगी, कैपिटल डी होगी, क्योंकि अपन मान रहे हैं यहाँ पे इक्वल है यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखो, और ये यहाँ पे क्या होगा जाएगा, ये वाली जो बीच की जो डिस्टेंस होगी, ए और बी की बीच की डिस्टेंस जो होगी, इसको अपन यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि ये डिस्टेंस है बच्चों, यहाँ पे ये है, यहाँ पे बी डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है, बी डिस्टेंस। इसको अगर अपन बी डिस्टेंस एज्यूम करते हैं तो आप लोग देखोगे, देखो यहाँ पे एक अपन इसको सर्कल माने, अगर इस बी को अगर अपन आर्क माने तो देखो एक सर्कल बन रहा होगा। देखो अगर अपन देखो ऐसे छोटा पार्ट मान रहे हैं, इसको बहुत ही छोटा कंसीडर कर रहे हैं, तो देखो ये एक सर्कल बन रहा होगा, ऐसा कुछ सर्कल बनेगा। देखो ऐसा कुछ सर्कल बनेगा, सर्कल बन रहा है ना। और इस सर्कल में आप इस एस पॉइंट को क्या कंसीडर कर सकते हो, इस एस पॉइंट को क्या कंसीडर कर सकते हो, सेंटर पॉइंट कंसीडर कर सकते हो। अगर आप लोग इसको सेंटर पॉइंट कंसीडर कर सकते हो तो क्या अपन ने एक रिलेशन पढ़ा था, क्या ये डी को फाइंड नहीं किया जा सकता क्या? बिल्कुल किया जा सकता है, मैंने बताया था। अगर कोई भी सर्कल, इसको अगर आप आर्क कंसीडर करते हो, और ये अपन की जो डी यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे रेडियस हो गई यहाँ पे, और ये थीटा क्या हो गया, यहाँ पे एंगल हो गया। तो रिलेशन अपन ने डिस्कस किया था बच्चों, स्टार्टिंग में किया था, थीटा इज इक्वल टू होता है, थीटा किसके इक्वल होगा, इसके सामने क्या होता है, देखो थीटा के सामने, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, थीटा के जो सामने जो साइड होगी वो क्या होगी, आर्क होगी। तो ये आर्क लिख लो आप लोग, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगी रेडियस, तो ये रेडियस लिख लो यहाँ पे, अपॉन में आ गई यहाँ पे रेडियस। आप चाहो तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू आर्क, अपन ने यहाँ पे क्या कंसीडर किया, बी कंसीडर किया, और यहाँ पे जो डी है यहाँ पे ना, और यहाँ पे ये जो कैपिटल डी, रेडियस के यहाँ पे कैपिटल डी, तो ये कैपिटल आ गया यहाँ पे, ये आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अब आप कहोगे सर नहीं सर, फिर भी अपन कैसे फाइंड कर लोगे यहाँ पे डिस्टेंस, कैसे फाइंड करें? अरे यहाँ से आप ये जो डी आपको फाइंड करना है, ये डी नहीं फाइंड कर सकते हो क्या? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं अपन। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डी को इधर लेकर जाओ, थीटा को नीचे लेकर जाओ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों बी अपॉन थीटा। अब देखो थीटा आपको मालूम है, देखो थीटा आपके पास में मालूम है, ये आपके पास में गिवन है आपके पास में, क्या बी आपके पास में गिवन नहीं हो सकता क्या? अरे बी तो गिवन हो सकता है ना यार, बी तो अपन पता कर सकते हैं ना। अपन क्या ये पता नहीं कर सकते हैं कि अभी यहाँ से ये बी पॉइंट है अर्थ से, ये कितनी डिस्टेंस पे, ए और बी कितनी डिस्टेंस पे, क्या अपन मेजर नहीं कर सकते? क्या पे किलोमीटर मीटर में इसको मेजर किया जा सकता है इसको? तो जब आपके पास में बी मेजर है ना, जब आपके पास में बी मेजर है और आपके पास में थीटा मेजर है, तो क्या अपन डी मेजर नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे डी को मेजर किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे डी को मेजर किया जा सकता है। अब देखो आपको पता चल गई यहाँ पे डी पता चल गया, डी पता चल गया यहाँ पे। तो अरे ऐसे प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करते हैं अपन। तो देखो अगर आपके पास में डी पता चल गया, देखो अब इसी से देखो, इसको देखो अपोजिट करो, देखो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। अब अपन देखो होता ना कि भाई अगर ये तो देखो, ये तो अपने पता चल गया ना कि भाई अर्थ की इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, सन की, सॉरी सन नहीं, मून की, देखो मून की और अर्थ की इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी, देखो अपन ने फाइंड कर लिया, कैपिटल डी बच्चों यहाँ पे फाइंड कर लिया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कैपिटल डी अपन ने फाइंड कर लिया है, किसके बीच में, अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लिया अपन ने यहाँ पे। अब बच्चों बात की जा रही है यहाँ पे, जब डी अपन ने फाइंड कर लिया है तो क्या अपन, अब देखो यहाँ पे बात की जा रही है कि मून की, अगर क्या अपन मून की डायमीटर भी फाइंड कर सकते हैं क्या?
मून की डायमीटर फाइंड की जा सकती है क्या बच्चों अर्थ पे बैठे बैठे? क्या अपन अर्थ पे बैठे बैठे मून की डायमीटर फाइंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। अब देखो आप कंसीडर करो, जो पॉइंट अपन ने यहाँ पे पिछली बार ए पॉइंट इधर लिया था, बी पॉइंट इधर लिया था ना, अब आप क्या कंसीडर करो, ए पॉइंट को इधर और बी पॉइंट को इधर कंसीडर मत करो। अब आप लोग क्या कर लो, ये ए पॉइंट है ना, ये मून का, इसको इधर कंसीडर कर लो, और ये जो बी वाला पॉइंट है इसको इधर कंसीडर कर लो, इसको ऐसे कंसीडर कर लो आप लोग। और यहाँ पे अर्थ से आप लोग क्या कर लो, ए कोई पॉइंट कंसीडर कर लो। अब वो जो एस वाला पॉइंट है ना, उस एस वाले पॉइंट को यहाँ पे अर्थ से ले लो, ए की पोजीशन पे। अब आपको क्या करना है, एक बार आपको क्या करना है बच्चों, एक बार तो आपको क्या करना है, ये बी वाले ए वाले पॉइंट को देखना आपको, ए वाले पॉइंट को, ये ए वाले पॉइंट को देखो। किससे देखोगे, नेक्ड आई से देखोगे? नहीं, नेक्ड आई से नहीं देख पाएंगे, टेलीस्कोप का यूज करना आपको पड़ेगा। और एक पॉइंट आप देखो बी वाले पॉइंट को देखो, ये बी वाले पॉइंट को देख लो आप, ये बी वाले पॉइंट को देख लिया, ठीक है। और ये जो बीच की यहाँ पे, इसको आप मान लो यहाँ पे ये यहाँ पे ना, तो देखो ये एंगल कितना होगा, ये अपन टेलीस्कोप से मालूम कर सकते हैं कि कितना एंगल बन रहा है। थीटा आपके पास में पता है, थीटा पता चल जाएगा। क्या ये डिस्टेंस आपको मालूम है क्या? अरे अभी तो फाइंड करिए यार अपने डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू आपके पास में है, थीटा आपके पास में है, तो ये देखो ये इस बार क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा बच्चों। देखो ये बी बन गया यहाँ पे, ये यहाँ पे बी बन चुका है। तो आपके पास में अभी जस्ट अपने रिलेशन देखा था, थीटा इज इक्वल टू क्या था, बी अपॉन डी। तो आपके पास में थीटा पता है, डी पता है, तो क्या बी पता नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। और यही बी क्या होगा, डायमीटर होगा यहाँ पे, यही बी क्या होगा बच्चों, डायमीटर होगा। और ऐसे ही यहाँ पे वैल्यू फाइंड की जाती है। किसकी फाइंड की जाती है? जो भी डायमीटर होती है उनकी वैल्यू यहाँ पे ऐसे ही फाइंड की जा सकती है, ठीक है। अब आप लोग समझ में आया क्या? अब आप लोग कर लोगे क्या? यही है, इसी को अपन कहते हैं। और अच्छा एक चीज का ध्यान रखिएगा यहाँ पे, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये जो थीटा 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 अपन कह रहे हैं ना यहाँ पे, इस थीटा को अपन बोलेंगे क्या यहाँ पे? इस थीटा को बच्चों बोल सकते हैं अपन, इसको एक नाम से कह सकते हैं, इसको बोला जाता है बच्चों पैरेलैक्स। ध्यान रखिएगा, इस थीटा को अपन पैरेलैक्स एंगल के नाम से भी जानते हैं। इस थीटा को अपन यहाँ पे पैरेलैक्स एंगल के नाम से भी जानते हैं। पता होना चाहिए थीटा क्या होगा यहाँ पे, पैरेलैक्स एंगल, ठीक है। तो पैरेलैक्स एंगल भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, अगर इसके साथ में अगर पैरेलैक्स की जगह आपको ये मिल जाए पैरेलैक्टिक, यहाँ पे देखो पैरेलैक्टिक है ना, एक मिनट, इसको यहाँ पे बीच में गैप हो गया, गैप नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये जो, चलिए देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वापिस। तो यहाँ पे इसको क्या अपन एक और नाम से जानते हैं बच्चों, पैरेलैक्स एंगल को अपन एक और नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है पैरेलैक्टिक, है ना, पैरेलैक्टिक एंगल भी इसको बोलेंगे। ध्यान रखिए, इसको पैरेलैक्टिक एंगल भी बोला जाएगा। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना, दोनों चीज यहाँ पे सेम ही, यहाँ पे बीच में और लिख देता हूँ मैं, चाहे पैरेलैक्स एंगल की बात करें या पैरेलैक्टिक एंगल की बात करें, तो ये थीटा ही है यहाँ पे पैरेलैक्टिक एंगल, ठीक है। ध्यान रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखेगा। तो ये हो गया हमारा पैरेलैक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे।